Very good afternoon to one and all. I hope all are fine. So, we have finished with one chapter, that is motion. From now onwards, I am going to upload videos on YouTube. I hope you will like my videos. So, let's start with the topic, that is force and laws of motion. Now, very easy topic and easily understand with the various activities that we are going to do. Now, today we are going to just introduce the concept of force. Force होता क्या है, ठीक है? And what are the various effects of force that is being produced by force, and types of forces, that is balanced and unbalanced. I am going to discuss only these today. Now let's start with the force. I am not going to write definitions. I am just going to let's start with an activity part. Basically, in our daily life, we observe some muscular effort in the form of push and pull. For example, right now there are windows here. You can see these windows. So if I want to open these windows, what I am going to do? Open or close? I am going to push or pull. These are the things which I am going to do. So you can see when I am going to push or pull, what I am going to do? I am going to change the state. I am going to stationary अगर कोई object है, right now this sharpener is here, ठीक है? पुश एंड पुल, ठीक है? तो जैसे मैं इसको पुश और पुल करूंगी तो अभी ये स्टेशनरी है, ठीक है? स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, ठीक है? तो ये चीज रेस्ट से किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, ठीक है? तो यानी कि आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, मोशन में है, उसको फिर से रेस्ट में लाना, ठीक है? ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू पुश और पुल. सो अगर मैं फोर्स को डिफाइन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दीज पेन्स आर इन रेस्ट, ठीक है? दिस इज अ पेंसिल और कलर पेंसिल. सो इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ strike or kick it from my finger. So then what is going to happen? It will going to move, ठीक है? और गई वहाँ पे और मैंने फटाफट से इसको अपने हाथ से फोर्स लगाई और इसको रोक लिया. तो बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? इट इज बेसिकली अ पुश और अ पुल, ठीक है? और याद रखना, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ठीक है? अब मैंने इसको पुश और पुल किया तो मुझे क्या पता क्या पुश, इसका इफेक्ट नजर आया मुझे कि इस एक जगह से दूसरी जगह तक गई, ठीक है? वी कांट सी फोर्स, वी कैन ओनली सी इट्स इफेक्ट. नाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फोर्स, लेट्स स्टार्ट सम एक्टिविटीज. नाउ अब अगर आपके पास टेबल है ड्रॉर का, ठीक है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? अगर आपको ड्रॉर के टेबल को खोलना है, ठीक है? आप उसको क्या करोगे? पुल करोगे अपनी तरफ, ठीक है? अब अगर आपके पास मैंने उस दिन भी समझाया था, दिस इज अ पेपर, ठीक है? तो अगर मुझे इसकी शेप को चेंज करना है, ठीक है? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, ठीक है? तो ये पहले पेपर था, फोर्स की वजह से इसका शेप और साइज दोनों क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है? और आई डोंट हैव बॉल राइट नाउ, लेकिन आप क्या कर सकते हो बॉल के साथ? आप उसको सर्टेन स्पीड से क्या करोगे? रोल करोगे फ्लोर के ऊपर, और यू कैन सी द पुश ऑफ द हैंड. जब मैंने यहाँ से रोल किया तो वो वहाँ जाके या तो फ्रिक्शन की वजह से खुद रुक जाएगी, ठीक है? आफ्टर सम टाइम अगर नहीं रुकती है
तो आपको वहाँ जाके उसको रोकना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन एग्जाम्पल्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बॉल है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें फोर्स की वजह से देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो फोर्स क्या है आपके पास? फोर्स इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी which causes or tends to cause a motion in an object। ठीक है, अब सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, क्या बोला है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच विल गोइंग टू चेंज द साइज, शेप एंड different parameters of a body। let me write a definition for you। अब आई थिंक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है which causes or tends to cause a motion। या तो करती है, कारण है मोशन का, या tends to cause, या करने का कोशिश करती है, tends to cause a motion in an object at rest or changes or change the or changes or tends to change the direction of motion, change the direction of motion of a moving object or the shape or size of the object, or the shape and size of the object। I think definition is clear to you। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बेसिकली फोर्स को आप सिंपल टर्म्स में लिखना है, यू कैन जस्ट राइट अ पुश और अ पुल। लेकिन उस पुश और पुल की वजह से हमने जो एक्टिविटीज डिस्कस की उसमें क्या हुआ, एक रेस्ट से जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था वो मोशन में आया, और जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में आया, और हमने साइज और शेप क्या किया ऑब्जेक्ट का? चेंज। ठीक है, और इवन एट द सेम टाइम यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट खेलते हो आप लोग, ठीक है, क्रिकेट में प्लेयर है, ठीक है, एक बॉलर है और एक बैट्समैन है। बॉलर ने बैट्समैन को क्या किया? बॉल दी, तो बैट्समैन ने क्या किया? बॉल को शॉट मार लिया बॉल पे, ठीक है, लेकिन जब वो बॉल किसी प्लेयर के पास जाएगी, उस पर फोर्स लगा के वो बॉल की डायरेक्शन को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो आपके पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या हो सकते हैं? दैट इज जस्ट अ वेरी सिंपल। क्या क्या इफेक्ट्स है फोर्स के? नंबर वन, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of an object। Second is size of the object। Third one is shape of the object, shape of the object। Fourth one,
speed of the object. And the last one is your direction of motion of an object. Motion of an object. ठीक है, ये चीजें होती है. ठीक है, फोर्स का मतलब क्लियर है आप सबको? क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. अब right now if I suppose this is a resistor, I don't have anyone else to do an activity with me, otherwise I am going to perform a tug of war for you. So right now I don't have anyone else in this room, so let's take an example of this book. This is a resistor. ठीक है, अब आपको पता है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है, भले ही आप इस अभी पढ़ेंगे आगे, but you know the concept of friction earlier that we have discussed in class 8th. अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और मैं इसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी दे रही हूँ विद द हैंड. तो राइट नाउ दिस रजिस्टर इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस. इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स है और मैं जो बाहर से फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड दी एक्सटर्नल फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, बात समझ आई? अब क्लास 8 में एक और एक्टिविटी की होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है. इट इज एन एडजस्टिंग फोर्स. अब मैंने अपने फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ने भी अपने आप को क्या किया, इंक्रीज किया. ठीक है, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं हिला. अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो जब वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे आई तो दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. ठीक है, तो जब मैंने वो फोर्स लगाई, ठीक है, वहां से लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गया और यहां से भी मैंने फोर्स के अमाउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. तो ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया. तो अब ये केस कौन सा हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स का. इसका मतलब है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी वो अप्लाइड फोर्स से क्या होगी, कम होगी, और ऑब्जेक्ट ने क्या शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया. इसीलिए इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स. आई होप मैंने ये जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी. अब बैलेंस्ड फोर्स में आपके पास, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन आई थिंक ओजस ने दी थी वर्चुअल क्लास में जो हमने गूगल मीट पे ली थी. उसने बोला था कि वैसे तो सिंपल है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगा रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है, अगर तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. तो उस स्टेट को आप क्या बोलते हो, बैलेंस्ड फोर्स. इसका ये हमेशा याद रखना कि अनबैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में भी रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल कब यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, ठीक है, आपके पास कोई टेबल है दैट इज टोटली स्मूथ. ठीक है, उसमें आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखा तो आपने उसको क्या दिया, ठीक है, आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई, आपने उसको क्या रखा, अप्लाइड फोर्स क्या है नहीं है. ठीक है, इस यूनिफॉर्म मोशन में क्या मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव समथिंग दैट इज फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शनलेस में अगर आपने कोई टेबल है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रही है. ठीक है, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, तो उस तरह के सरफेस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कॉन्टिन्यूसली टिल इंफिनिटी तक क्या करता रहेगा, मूवमेंट दिखाएगा. ठीक है, तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होगी, अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ,
when two forces, मैं लिख लेती हूँ, when two forces of equal magnitude but acting in opposite direction, but acting in opposite direction on an object simultaneously, then the object continues in its state of rest, in its state of rest or of uniform motion in a straight line. तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी देन दैट इज नोन एज योर बैलेंस्ड फोर्सेस। और सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो बैलेंस्ड फोर्सेस की जो नेट फोर्स होगी किसी ऑब्जेक्ट पे वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और जब बैलेंस्ड फोर्सेस होती है तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, जब आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल बिल्कुल भी मूव नहीं करती, इट रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वॉल उतनी ही फोर्स आपके ऊपर वापस लगा रही है, तो दोनों फोर्सेस आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन टग ऑफ वॉर and when we try to push a heavy box। ठीक है, when we try to push a heavy box। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, भले ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ टग ऑफ वॉर। ठीक है, अब जब तक टग ऑफ वॉर में दोनों टीम्स की फोर्सेस इक्वल है तो वो रोप किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। बट एज सून एज any of the one team apply a greater force, then the rope will start moving to that team. So what is going to happen in that situation, आपके पास कौन सी फोर्स हो गई, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, when two forces, write down the definition, when two forces of unequal magnitudes act in opposite directions, act in opposite directions on an object simultaneously, then the object moves in the direction of large force. Then the object moves in the direction of large
फोर्स, तो इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स यू कैन राइट इन डाउन योर ओन। व्हेन वी ट्राई टू पुश अ हैवी बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे हैवी बॉक्स है, रेस्ट में रहेगा, लेकिन जब आप उस बॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपके पास वो बॉक्स रेस्ट से किस में जाएगा, मोशन में जाएगा। एंड सिमिलरली इन टग ऑफ वॉर, ठीक है, जब आपके पास एक टीम दूसरी टीम से ज़्यादा फोर्स लगाएगी, देन द रोप विल मूव टूवर्ड्स द team that will apply more force, so that will be unbalanced force। ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ बाइसिकल भी हो सकता है। बाइसिकल वाला एग्जांपल क्या होता है अनबैलेंस फोर्स का, जैसे ही राइट आप सब लोगों को साइकिलिंग आती होगी, तो एज सुन एज यू स्टॉप पैडलिंग, ठीक है, आप पैडल लगाना बंद कर देते हो, बाइसिकल विल स्टॉप स्लो डाउन। ठीक है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसमें अप्लाई फोर्स क्या होगी है, कम होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी है, ज्यादा होगी है। ठीक है, क्लियर है। That's all for today. Thank you. I hope you will get an idea of force and balanced and unbalanced force. That's all for today. Now we will discuss. And one more thing, is force a scalar quantity or a vector quantity? Force is a scalar quantity or a vector quantity? It is a vector quantity, because जब भी आप force लगाते हो, you will apply a force in a particular direction. So force is a vector quantity. आप लिख सकते हो, इसको F से denote करते हैं, and it is a vector quantity. And it is a vector quantity. Vector quantity. That's all for today.